सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारे 5th चैप्टर का लास्ट पार्ट है, दैट इज़ पार्ट नंबर 4। हम जहाँ से हमने पार्ट 3 को छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं 4 पार्ट में। देखिए, सेल्स बाय ट्रैवलिंग एजेंट, इसमें क्या होता है, जो हमारी प्रमोटेड सेल्स होती है ऑर्गेनाइजिंग वो अपॉइंट करते हैं ट्रैवलिंग एजेंट, ताकि जो ट्रैवलिंग एजेंट है वो हर प्लेस टू प्लेस पर जाकर उन्हें गुड्स दे दें, ताकि जो उनका रिसीव्ड ऑर्डर है उन्हें मिल जाए। जो एजेंट है वो आइडेंटिफाइड रिलेशन लेकर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, जो भी रूल रिगार्डिंग होते हैं हमारे सेल्स ऑर्डर के, ऑर्डर बुक के, या फिर से जो सैंपल्स होते हैं प्रोडक्ट या प्राइस टेस्ट होते हैं, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो ऑर्डर है गुड्स के वो मिल जाए। और जो समटाइम क्या होती है, जो पावर होती है पेमेंट रिसीव करने की बायर से, वो हमें मिल जाती है। तो कई बार पॉसिबिलिटी होती है मनी जो हमारा मिल जाता है एजेंट्स के लिए, और जो हमारी सिक्योरिटी है वो भी मिल जाती है। जो प्रोसीजर होते हैं इंटरनल चेक का, वो यही होता है कि हम अपने ट्रैवलिंग एजेंट के वर्क को कैसे फॉलो करते हैं। डिपॉजिटिंग डेली कलेक्शन इनटू बुक, जो भी हमारी हम ऑर्डर देते हैं ट्रैवलिंग एजेंट को, वो सारे पैसे हमारे बैंक में ही डिपॉजिट होते हैं, वो डेली बेसिस पे। अगर कोई ब्रांच एब्सेंस है तो जो भी प्लेस हमें रिसीव्ड हुए मनी का, वो सारे एजेंट ही रखेगा उनको सेफली, ताकि जो रीचेज है वो प्लेस पे पहुंच जाए, और जो ब्रांच है जहाँ पे वहाँ पहुंच जाए और डिपॉजिट हो जाए, तो एजेंट ही उन मनी को सेंड करेगा टू द हेड ऑफिस, ताकि वो अप्रोप्रिएट प्रॉपर पे हो। इशू ऑफ इंटरीम रिसिप्ट, जो हमारी ट्रैवलिंग एजेंट है वो यही इंटरीम रिसीव करते हैं, जो हमारे बायर्स हैं जो मनी रिसीव करते हैं खुद से, और उनको क्लियरली बायर को पता होता है जो भी हमें फाइनल रिसिप्ट मिलेगी वो सीधी हमें हेड ऑफिस में देनी है। कोई भी डुप्लीकेट कॉपी जो भी होगी उस इंटरीम रिसिप्ट की, वो भी हमारे हेड ऑफिस में डिपॉजिट हो जाएगी। सेंडिंग कन्फर्मेटरी रिसिप्ट, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे ट्रैवलिंग एजेंट है वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे हेड ऑफिस तक पहुंचाते हैं, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंफर्मेशन दे फाइनल रिसिप्ट ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को, ऑफिशियल को, जो हमारे हेड ऑफिस में है। कई बार कैशियर ऑथराइज्ड ऑफिशियल ही होता है, जो बायर होता है वो अवेयर हो जाते हैं ताकि वो कोई भी रिसिप्ट रिसीव ना करे, बट यूजली 7 डेज में वो स्पेसिफाइड इन्फॉर्म करा जाता है हमारे हेड ऑफिस को। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो भी हमारी टाइम टू टाइम हमारे एग्जिस्टिंग डेटर्स और कस्टमर्स तक पहुंचाई जाती है। जो भी रिमाइंडर्स होता है डेटर का, वो बैलेंस आउटस्टैंडिंग रहता है उन्हें रिमाइंड करा जाता है, ताकि जो भी हमारे रिमूव हो जाए डिस्पेंसी, जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है वो हमें मिल जाए, और डेटर हमारे ऑन रिकॉर्ड होते रहे। जो भी ट्रैवलिंग एजेंट होते हैं वो मिस्टेक करते हैं कई बार इन्फॉर्म करने में हमारे हेड ऑफिस को, जो मनी के बारे में होती है, बट जो कस्टमर है वो सेम हमें फाइंड आउट मिल जाते हैं। नो परमिशन ऑफ डिडक्शन, जो हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शन यही होती है ट्रैवलिंग एजेंट को, जो भी सपोस्ट करेंगे, जो भी एंटायर मनी होगी रिसीव्ड होगी कस्टमर से, वो सीधा मेन ऑफिस में, कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं है कि डिडक्ट करने का कोई भी अपने कन्वीनियंस एक्सपेंसेस के ऊपर। जो भी कमीशन होगा मनी रिसीव्ड में से वो कस्टमर का दे दिया जाएगा, और जो भी वो रिसीव करते हैं सारे एक्सपेंसेस स्ट्रेट टू द हेड ऑफिस पर ही जाएंगे। कोरस्पोंडेंस विद कस्टमर्स, जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन होगी वो करी जाएगी कस्टमर, कोई भी न्यू ऑर्डर नहीं रिसीव करा जाएगा, और इंश्योर करा जाएगा कोई भी पर्सनल बिजनेस नहीं कर रहा हमारा ट्रैवलिंग एजेंट फॉर द अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम यूज़ करके। चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्रैवलिंग सेल्स एजेंट, जो हमारे ट्रैवलिंग सेल्स एजेंट है वो भी असाइन होंगे डिफरेंट एरियाज पे टाइम टू टाइम, ताकि जो भी चांसेस हैं फ्रॉड के वो रिड्यूस हो जाए, और जो भी सेल्समैन है वो कमिट कर ले। कोई भी सारे ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे इंटरनल चेक के। नाउ थर्ड पार्ट क्या है, पोस्टल सेल्स। इसमें क्या होता है, जो कस्टमर सारी पेमेंट मेड करता है गुड्स के, वो हमारे उनको रिसीव करने से बात करता है। जो भी पोस्टमेंट है कोई इशू नहीं करता, रिसीव करता है, वो सारे लिटल स्कोप होंगे फ्रॉड के। और जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो रिसीव नहीं करते हैं, सारे मनी को एम्बेजल कर देते हैं। जो हमारा सेपरेट रजिस्टर है वो मेंटेन करा जाएगा वैल्यूएबल पोस्ट के लिए, सारे अकाउंट्स में मेंटेन करे जाएंगे, सारे नेम एड्रेस हो गए हमारे बायर्स का, जो भी हमने ऑर्डर सेंड किया था, क्वांटिटी है हमारे टाइप ऑफ गुड्स की है, वैल्यू ऑफ गुड्स की है, वो सारी रिकॉर्डेड होंगी। जो भी अकाउंट्स हमारे मनी रिसीव कर जाएंगे वो शुड भी रजिस्टर में मेंटेन करे जाएंगे। अकाउंटिंग ऑफ पोस्टल रिसीव, जो भी हमारी मनी रिसीव्ड होगी सेल्स की डन की, वो वैल्यूएबल पोस्ट में होगी, ठीक है। जो भी मनी रिसीव करी जा रही है वो लेजर में रिकॉर्ड होगी, और साथ ही साथ विदाउट एनी डाउट जो मनी रिसीव्ड हुई है वो एस्टेब्लिश भी होगी। अगर कोई भी एडवांस मनी मिलती है कस्टमर से तो वो वीवीपी में हो जाएगी, और हमारी मनी रिकॉर्ड भी हो जाएगी हमारे रजिस्टर में। जो अमाउंट है वो हमारी अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अकाउंटिंग ऑफ गुड्स रिटर्न, जो हमारे कस्टमर है वो वीपी रिजल्ट नहीं कर सकते, जो भी रिटर्न है वो पोस्ट ऑफिस में जाएगा, और जो गुड्स रिटर्न हुए वो भी सारे हमारे वीपी सेल वीवीपी में
रिकॉर्डेड हो जाएंगे। चेकिंग ऑफ कैश बुक एंड वीपीपी रजिस्टर, जो भी उसकी चेक होगी डिटेल वो केयरफुली करनी पड़ेगी। जो भी प्रेफरेंस है रिस्पॉन्सिबिलिटी से वेरीफाइड करने की हमारे सीनियर्स ऑफिशियल करेंगे, हमारे वीपीपी रजिस्टर को वेरीफाइड करेंगे और सारी एंट्रीज भी देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या रिसीवर क्या नहीं हुआ। रिकॉर्ड ऑफ पोस्टल एक्सपेंसेस, जो भी हमारे एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं सेंड हुए हैं हमारे वीपी रजिस्टर में वो सारे रिकॉर्डेड है या नहीं है, एक्सपेंसेस प्रिवेंटेड फ्री है या नहीं है, ये भी एक सेपरेट अकाउंट हमारा मेंटेन करा जाएगा। कैश रिसिप्ट एंड इंटरनल चेक, जो कैश से रिसिप्ट से रिलेटेड हमारे इंटरनल चेक क्या क्या होते हैं देखिए, जो सारे फॉलोइंग स्टेप्स पढ़ लेते हैं हम। हर एक सेपरेट पर्सन एम्प्लॉयड है, उसे वो रेस्पॉन्सिबल है कैश रिसिप्ट के लिए, उसको एज सुन एज पॉसिबल सारी पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। उसे अलाउड नहीं है कैश में से कुछ भी रिटेन करना स्पेसिफिक पीरियड पे, और ना ही अपने एक्सपेंसेस को ख़त्म करने के लिए वो अलाउड नहीं करा जाएगा अपने कैश रिसीव को लेजर अकाउंट में मेंटेन करने के लिए। जो रिकॉर्ड है हमारे अकाउंट्स की, कैश की, चेक की, हिंडू की, ड्राफ्ट की, वो सारी एंट्रस्टेड कर जाएंगी रिस्पॉन्सिबल ऑफिस के थ्रू, और सारी क्रॉस चेकिंग करी जाएगी हमारे नेगोशियल और नॉन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की भी, और एज सुन एज पॉसिबल सारी रिसिप्ट हमारी रिकॉर्डेड आईडी में हो जाएंगी। जो भी हमें कैश रिसीव होंगी वो सारी डिपॉजिट कर जाएंगी बैंक में ऑन द सेम डे। बैंक बीआरएस बनाया जाएगा टाइम ताकि हमारे हम टैली कर सकें हमारे बैलेंसेस को एज पर बैंक बुक एंड पासबुक। जो भी पे इन स्लिप है वो रिटेन होगी बैंक से फाइल्ड होगी कैशियर के पास, और जो भी काउंटर फॉलोड होगा उसे फिल्ड कर देगा ऑफिशियल के, और जो भी हमें रिसिप्ट इशूड हुई है रिटेन हुए वो ऑर्गेनाइजिंग की सारी उसको हैंड ओवर करी जाएंगी। डिफरेंट एम्प्लॉय पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा है सारी टेकिंग कैश की और उसे इंस्ट्रूमेंट बनाने की। कुछ स्पेशल रिसिप्ट होती हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन इशूड करते हैं कैश रिसीव होने पर, और वो सारी नंबर्ड होती हैं। जो भी रिटर्न फॉर्म पे होगी वो ऑफिशियल के पास जाएंगे, कोई भी कुछ भी पैटी कैश बुक में इन्वॉल्व नहीं होगी, सारी डुप्लीकेट कॉपी सारी रखनी पड़ेंगी। जो पीपल है ऑर्गेनाइजेशन वो सारी कैश में रिसीव्ड होती हैं, सारी एडवाइस करते हैं वो सारी रखें अपने पास पेमेंट, और जो रिसिप्ट प्रिंटेड हुई है वो साइंड हुई है वो सारी कंसल्ट कर जाए वो ऑथोराइज रिसिप्ट है या नहीं, और क्रॉस चेकिंग भी कर जाए सारे चेक्स जो हमने भेजे हैं। जो रिसिप्ट है वो टर्न नहीं होगी, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि राइटिंग में है, और जो भी कैंसल्ड होंगी वो रिसिप्ट ऑलरेडी रिटर्न होंगी और सिग्नेचर होंगी सीनियर ऑफिसर जो भी अप्रोप्रिएट प्लेस पर। जो कैशियर है वो हॉलीडे के लिए पूछ सकता है बट विदाउट एनी गिविंग एनी प्रायर नोटिस, को नोटिस देना पड़ेगा तभी वो छुट्टी ले सकता है। एक सरप्राइज फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए कैश है, ताकि जो ऑथराइज ऑफिशियल है वो टाइम रहते वेरीफाइड कर ले हर एक चीज़ को। कैश पेमेंट और इंटरनल चेक, अब कैश पेमेंट से रिलेटेड क्या क्या इंटरनल चेक होना चाहिए पॉइंट्स देखिए, यही है कि एरर और फ्रॉड से कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो पॉइंट्स देख लीजिए सीधा। जो राइट ऑर्डर पेमेंट होगी वो सीनियर ऑफिशियल के पास जाएंगी, जिसका मतलब है जो पेमेंट हुई है वो ऑथराइज्ड ऑफिशियल के पास ही सैंक्शनड होंगी, और जो ऑफिशियल ऑफिसर्स हैं वो पार्टनर डायरेक्शन और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को ऑथराइज करेंगे। जो एम्प्लॉयड पेमेंट मेड कर रहे हैं उनका एसोसिएशन है जो रिसीव कैश कर रहे हैं, इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ हैं उसके पास रिसिप्ट की पेमेंट्स और रिसिप्ट्स होनी चाहिए। जो भी पेमेंट चेक के थ्रू हो रही है सारे जो भी पॉसिबल चेक है वो सारे पेबल ऑर्डर में होने चाहिए, क्रॉस चेकिंग होनी चाहिए पेमेंट्स की लार्ज अमाउंट में, और वो ऑथराइज पर्सन ही कर सकते हैं, मिनिमम 2 पर्सन कर सकते हैं। अगर एडवांस पेमेंट हुई है वो भी अकाउंटेड होनी चाहिए हमारे पेमेंट स्मॉल अकाउंट में, ताकि वो पेटी कैशियर में मेड हो। जो भी साइन रिसिप्ट है वो ऑब्टेन करी जाएंगी सारी रिसीवर से, और शुड भी फाइल होंगी डेट वाइज, और जो एंट्रीज है कैश में वो भी मैच करी जाएंगी। मंथली पेमेंट जो भी प्री डिसाइडेड डेट्स पर हुई है, जो इनवॉइसेस हैं डॉक्यूमेंट है वो भी वेरीफाइड करे जाएंगे ताकि पेमेंट करने से पहले पता, और जो इनवॉइसेस के अंगेंस्ट है जो पेमेंट मेड करी जाइए वो स्टैम्प पेड होनी चाहिए। जो चेक हैं वो भी सेफ रखे जाएंगे कस्टमर, ताकि जो रिस्पॉन्सिबल ऑफर है वो मिस यूटिलाइज ना कर ले, और कोई मिस्टेक हो रही है राइटिंग चेक्स में तो वो उन्हें यूज़ ना करे, वो उन्हें टर्म एज कर दे। जो भी पेमेंट मेड कर जाइए रुपीज़ में 500 में तो वो टिक्ड होनी चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए रिसीवर के जो भी हम ऑब्टेन कर रहे हैं। एक रिटर्न कन्फर्मेशन होनी चाहिए अमाउंट की जो क्रेडिटर है, ताकि हम उनसे ऑब्टेन कर सके रेगुलर कॉरस्पॉन्डेंस के बेसिस पर। जो भी नंबर ऑफ रिसीट है वो रिसीव हुई है पर्सन जो पेमेंट मेड कर रहे हैं और जो रिकॉर्डेड है अंगेंस्ट हमारे पेमेंट्स के लिए। जो बीआरएस है वो भी टाइम मेंटेन करना चाहिए ताकि वेरियस बैलेंसेस हम मैच कर सके बैंक से भी और पासबुक से भी। एक रेस्पॉन्सिबल ऑफर को फिजिकल वेरिफिकेशन करनी चाहिए कैश इन हैंड की, और जो बैलेंसेस हैं हमारे एज पर रजिस्टर। जो पर्सन पेमेंट मेड कर रहा है वो एंटाइटल्ड होना चाहिए हमारे रिटर्न बुक में। नाउ इंटरनल चेक रिगार्डिंग हमारे वेजेस में क्या क्या होनी चाहिए। जो वेजेस है पेमेंट है वो लेबर के लिए होनी चाहिए, कोई भी स्पेंड वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। फिक्टिशियस नेम लेबर्स भी होनी चाहिए ताकि उनका जो इंटेंशन है वो एम्पलिंग ना हो। जो सप्लाई हो रही है वेजेस की वो हायर होनी चाहिए एक्चुअल वेज से, क्योंकि जो कैलकुलेट कर रहे हैं वेजेस वो उनका इंटेंशन मिस एप्रोप्रिएशन का ना हो। जो कैलकुलेशन मिस्टेक है वो कंप्यूट करी जानी, एम्पलिंग होनी चाहिए, अनक्लेम्ड वेजेस होनी चाहिए।
ऑडिटर को वेरीफाइड कांट वेरीफाइड मतलब वो प्रोसीजर नहीं कर सकता उन्हें, क्योंकि वो एक एडिक्वेट इन एफिशिएंट इंटरनल कंट्रोल है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पेमेंट मेड करी जा रही है वो राइट टाइम पे राइट जॉब को और राइट लेबर को मिलनी चाहिए। एंश्योर करना चाहिए जो भी वेजर ले रहा है वो इंक्लूडेड टोटल वेजर में ना इंक्लूड हो। प्रॉपरली रिकॉर्ड होना चाहिए सारी डिडक्शंस का जो वेजेस के हुए हैं। प्रिवेंट करना चाहिए हमारे अनडिसेबल अनक्लेम्ड वेजेस से, और हमारे प्रिवेंट होना चाहिए हमारी गलतियों जो कंप्यूटेशन और पेमेंट के बेसिस पे होती है। प्रोसेस दिया सबसे पहले मेंटेन ऑफ वेजेस रिकॉर्ड। सबसे पहले हमें प्रॉपर रिकॉर्ड करना चाहिए हमारा कब हमने कितना स्पेंड हमारे लेबर्स ने टाइम किया, 1 और मोर पर्सन कितने अपॉइंट हो रहे हैं एक दिन में स्पेंड टाइम कर रहे हैं और कितना वर्क कर रहे हैं। तो इनका रिकॉर्ड करने के लिए टेकन टाइम और ओवर टाइम। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टाइम, सबसे पहले टाइम के अकॉर्डिंग। जो रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन को ये ध्यान रखना चाहिए, जो वेजेस डिपार्टमेंट है कोई पर्सन कैश डिपार्टमेंट पे एसोसिएट ना हो। सारे जो भी अकाउंट है वेजेस के वो डन करेंगे सुपरविजन के अंडर। हर एक लेबर को कार्ड दिया जाएगा और जो भी वर्क डन करा जाएगा वेज रेट और उनकी टर्म और कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सारे जो मॉडिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट वो अंडर होनी चाहिए, एंटर्ड होनी चाहिए, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम्स क्या और उनका टाइम स्पेंड कितना है। सबसे पहले टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक। जब एंट्रेंस करते हैं फैक्ट्री में तो 1 और मोर क्लॉक्स होनी टाइम रिकॉर्डिंग। जब लेबर एंटर करता है तो उसके पास एक कार्ड होना चाहिए ताकि जो टाइम है वो एंट्री प्रिंट हो। इसी मैनर में जब वो लीव जॉब कर रहा है, फैक्ट्री लीव कर रहा है, उसके पास एग्जिट प्रिंट होना चाहिए उस प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो लेबर के पास 2 कार्ड्स होने चाहिए, एक एग्जिट का और एक एंट्री का, ताकि जब एब्सेंट हो हमें पता चल जाए। जो भी लेबर पास कार्ड कलेक्टेड होंगे स्पेसिफिक टाइम पे और डिपार्टमेंट को सेंड करे जाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कार्ड विजिट कंप्यूट कर जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो डिपार्टमेंट है वो रिकॉर्ड कर सकता है उसने कितना टाइम स्पेंड करा है। यूज ऑफ टोकन। कई बार टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाते तो हम अपने पर्सन्स को लेबर्स को टोकन दे देते हैं ताकि जो पर्सन है वो हैंग कर सके अपने टोकन को अपने नियरर एंट्रेंस पे, ताकि टाइम कीपर को पता चल जाए वो कब पर्सन आया और कब गया है। अगर टाइम कीपर ने टोकन दे रहा है और मार्क कर रहे हैं उनके अटेंडेंस तो एक स्पेसिफिक टाइप एक सेपरेट रजिस्टर बना देगा। जब लेबर आएंगे तो उन्हें टाइम ऑफ अराइवल नोट करा जाएगा टाइम कीपर के द्वारा। टाइम कीपर जब टोकन हैंग करेगा तो उनके पास रिकॉर्ड होगा अटेंडेंस का, और सेम टाइम पे जब वो जाएगा तो उस टेबल पे एक रजिस्टर कंप्यूट हो जाएगा। यूज़ ऑफ अटेंडेंस कार्ड। जब हमें मेंशन है लेबर को कि उसका डिटेल नेम कोड डिपार्टमेंट का होना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ की कंडीशन हो। जब भी वो बॉक्स कीपर में जब उसको अराइव करेगा वो बॉक्स में कार्ड कैप्ट किया जाएगा। जो टाइम कीपर है वो सारे कार्ड्स ले लेगा और मार्क अटेंडेंस कर लेगा। जब वो फैक्ट्री लीव करेंगे तो उन्हें कार्ड वापस करा जाएगा ताकि वहाँ पे वेरियस रिकॉर्ड बनते रहें लेबर के, और कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करा जाएगा टाइम उन्हें रेक्टिफाई कर सकते हैं। इस तरह से वो सारी वेजेस कंप्यूट कर सकते हैं और मेंटेन रजिस्टर में कर सकते हैं। ओवर टाइम रिकॉर्ड। जब लेबर लॉन्ग टाइम तक काम कर रहे हैं तो उसे अकॉर्डिंग टू वेज होना है। सिचुएशन होती है एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स की, तो उसको हम ओवर टाइम वर्क कहते हैं। तो लेबर को अलाउड नहीं है उस वर्क को ओवर टाइम करना अप्रूवल टाइम के सीनियर ऑफ है। जब वो ओवर वर्क कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे तो लेबर का वर्क लेस होगा और नॉर्मल आवर्स ज़्यादा होंगे। तो ओवर टाइम के लिए उसका रिकॉर्ड कर जाएगा वो कितना कर रहा है, नेम ऑफ वर्क का, डिपार्टमेंट, जॉब, और जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा तो उसके अकॉर्डिंग उसे साइन कर जाएगा और उसके इसकी सीट कंप्यूटेशन करी जाएगी। पास आउट रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, जब लेबर जाता है फैक्ट्री से ड्यू टू सम स्पेशल तो उसको एक पे आउट ऑफ स्लिप दे जाता है कि सुपरविजन हो, और जो हमारी स्लिप है वो डुप्लीकेट हो या फिर कोई फॉर्मर हो सिटिंग एंट्रेंस दे रहा हो लीव कर रहा हो तो पूरी स्लिप लेबर होती है, पर्सनल वर्क होता है, ऑफिशियल वर्क होता है। जब भी वो रिटर्न आएगा टाइम अलाउ करा जाएगा तो जो कॉपीज़ हैं पास की वो उन्हें मिल जाती है और जो टाइम के बराबर स्पेसिफिक टाइम कंप्यूट कर लेता है। अब है रिकॉर्ड ऑफ वेजेस अकॉर्डिंग टू पेस ऑफ वर्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा वर्क होता है उसे जॉब इशू होती है, जो उसके डिफरेंट वेजेस होते हैं बेसिस ऑफ जॉब, तो जो फॉरमैन है वो एंट्री कर लेता है अपनी लेबर की और डिजाइन साइन कर लेता है। जब भी लेबर काम करता है तो प्री टाइम स्टैंडर्ड पर करता है, डिडक्शन कर लेता है मेंशन कार्ड से, और सारी ऑर्गेनाइज सेपरेट मेंटेन अकाउंट कर लेती है उसके लिए अकॉर्डिंग। जो स्पेसिफिक टाइम है जॉब कार्ड का वो सेंड करा जाता है हमारे उस। नाउ वेटिंग कार्ड। वेटिंग कार्ड आपको पता ही है, जो लेबर है वो उनको वेट कार्ड देना न्यू जॉब के लिए पॉसिबल होगा, उन लेबर न्यू इशू कार्ड दे देंगे, वेटिंग कार्ड कहते हैं। टाइम स्पेंड जो लेबर का आइडियल रिटर्न होता है कार्ड पे, और जो आइडियल टाइम होता है पेड होता है उस पर। वेजेस पेड उसी लेसर पे करेंगे जो नॉर्मल रेट है। जो केयर है वो देखा जाता है कि रिड्यूस वेट रेट्स तो नहीं हो रही और लेबर को मिनिमम वेजेस मिल रही है नहीं मिल रही। प्रिपरेशन ऑफ वेज शीट। हमारा प्रिपरेशन होना चाहिए, जब टाइम लग रहा है वर्क डन कितना हो रहा है उसका रिकॉर्ड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस आर पेड, क्योंकि उसी बेसिस पे अटेंडेंस रजिस्टर क्या, अटेंडेंस कार्ड क्या, ओवर टाइम स्लिप कितनी है, पास आउट स्लिप कितनी है, इन सारी चीज़ों को स्टडी किया जाए। उसके बाद डिफरेंट वेजेस शीट होती है ताकि लेबर के पास कितने पेड उसके अकॉर्डिंग टू टाइम और उसी के अकॉर्डिंग पीस ऑफ वर्क के टाइम उसे पेड करी जाती है इनकम।
उसी के बेसिस पे वेजेस पेड करी जाती हैं। जो वेजेस है वो सारी डिटेल देते हैं कि उस पर्सन ने कितना काम करा है, कितनी नंबर ऑफ कॉलम डिवाइड करा, नेम क्या है उस वर्क का, डिपार्टमेंट, जॉब कितना, टाइम टेकन कितना लिया, वेजेस के बोनस कितना है, टाइम टेबल, मतलब सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। जब वेज शीट प्रिपेयर करते तो अटेंडेंस कार्ड, ओवर टाइम, ये सारी चीज़ें अपने पास रखते ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम फाउंडेड कर सकें। जो टास्क है प्रिपेयरिंग शीट का वो बहुत अलग है, वो डिफरेंट अलग करता है। अगर एक एम्प्लॉय उसको रिस्पॉन्सिबल ले रहा है वेरीफाइड करने की तो इन सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। सारे एम्प्लॉय वेरियस कॉलम पे कर देते हैं और उनका थर्ड कॉलम हो जाता है। 4 कॉलम ये होता है सब्ट्रैक्ट और डिटेक्शन होते हैं, नेट वेज पेबल आती है। फिर तो उसे वेरीफाइड करता है कि वर्क डन कितना हुआ है फोर्थ एम्प्लॉय का, और फिर उसे वेज शीट उसकी प्रिपेयर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो एम्प्लॉय है वो सारी वेट शीट को प्रिपेयर करते हैं इन सच मैनर कि उन्हें एस करा जाए साइन में, और सारे प्रिपेयर कर लेते हैं वेट शीट को। इन द एंड जो वेट शीट है वो साइन होती है और वर्क मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबल होता है और वही प्रिपेयर करता है हर एक डिपार्टमेंट की। पेमेंट ऑफ वेजेस, जो हमारी पेमेंट होती है वेजेस की वो कैशियर ही करता है और इंश्योर करता है जो कैशियर है कोई भी इन्वॉल्व ना करे और मतलब प्रिपेयर हो उसकी वेज शीट, उसी के अकॉर्डिंग वो पेमेंट करेगा। जो फॉरमैन है वो डिपार्टमेंट है वो प्रेजेंट करता है लेबर्स को, ताकि जो फॉरमैन है वो लेबर्स को जाने बाय फेस और बाय द राइट पर्सन। सिग्नेचर्स होंगे लेबर पे, रिसीव करता है वो वेजेस तो कि ऑब्टेन्ड हो, और जब वो कर रहा है सच पेमेंट तो एक थंब होना चाहिए ऑब्टेन लेबर का, ताकि पता लगे कि उसी ने लिखा है और वही वेरीफाइड कर रहा है उस फॉरमैन को। कुछ अलग अरेंजमेंट करी जाते हैं वेज पेमेंट के लिए, ताकि जो लेबर है वो लीव ले प्रेजेंट हो ड्यू टू सम रीज़न। जो पेमेंट है वो अनदर पर्सन को नहीं करी जाएगी उस टाइम पर, अथॉरिटी उसी लेटर को दी जाएगी जो एब्सेंट लेबर है। कैजुअल लेबर शुड बी गिवन एवरी डे दी जाती है, ताकि सेपरेट वेजेस शीट इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि हम हर किसी को एक सेपरेट वेजेस दे सकें। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिगार्डिंग या चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से रिलेटेड रिगार्डिंग, यू कैन आस्क मी, क्योंकि ऑडिटर एक छोटा कंसेप्ट है बट चैप्टर बहुत लंबे हैं, बहुत चौड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, डीप स्टडी है। तो जस्ट बी केयरफुल एंड बी प्रिपेयर योर सेल्फ ऑन टाइम। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट लव एंड सपोर्ट।